द इनोसेंट सीजन 1 एपिसोड 1 द नाइट क्लब ब्रॉल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी क्लब पार्टी हो रही है। वहाँ पर इस सीरियल का हीरो मैथ्यू विडाल मौजूद है। मैथ्यू, जिसे सभी लोग प्यार से मैट बोला करते हैं, मैट अपने भाई इस्मा को कहकर उस पार्टी से निकलने वाला होता है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की उसे डांस करने के लिए रोक लेती है। जब मैट उस लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन दोनों को डांस करते हुए देखकर चिढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वहीं मौजूद कॉलेज के दो ग्रुपों के बीच में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। मैट भी उन दो ग्रुपों में हुई लड़ाई में मौजूद है। उसी वक्त मैट एक लड़के डानी को धक्का देता है। डानी वहीं मौजूद पत्थरों के टुकड़ों के ऊपर गिर जाता है और उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। मैट को डानी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे 4 साल की सजा हो जाती है। मैट क्योंकि बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसका बहुत ही मुश्किल समय जेल में बीतता है। मैट जब जेल में था, उस टाइम पीरियड में मैट का भाई इस्मा अपनी वाइफ मारा के साथ उससे मिलने के लिए जेल में आया करता था। जब मैट जेल में था, तभी उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। मैट अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल के लिए एक दिन के लिए जेल से बाहर निकलता है। उस दिन उसकी मुलाकात एक लड़की ओलिविया से होती है। मैट ओलिविया से अगले दिन मिलने का वादा करता है, लेकिन मैट को अगले दिन फिर से जेल में वापस आना पड़ता है। मैट की सजा के 4 साल पूरे होते हैं और वो जेल से बाहर निकलता है। मैट के भाई इस्मा ने अपनी खुद की एक लीगल कंपनी डाल ली है और मैट अपने भाई को उसी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। उसी कंपनी के इंटरव्यू के सिलसिले में मैट की मुलाकात एक बार फिर से ओलिविया से होती है। वो ओलिविया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओलिविया भी दोबारा उससे मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों साथ रहने की प्लानिंग कर लेते हैं। मैट और ओलिविया को एक साथ रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं। ओलिविया एक बार डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मैट ओलिविया के प्रेगनेंसी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैट जब हॉस्पिटल में ओलिविया के साथ होता है, तब वो अपना एक कॉल लेने के लिए चैम्बर से बाहर निकलता है और बाहर दूर वो दानी के फादर को देखकर गिल्ट में आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके कारण दानी की डेथ हो गई थी। ओलिविया की प्रेगनेंसी को 2 महीने बीत जाते हैं। मैट और ओलिविया एक नया घर ले लेते हैं और वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। मैट अपने नए घर से देखता है कि उन दोनों के नेबर्स वही लड़की और लड़का हैं जिनके कारण उस रात क्लब में फाइटिंग शुरू हुई थी। ओलिविया को उसी वक्त किसी का कॉल आता है। ओलिविया उस कॉल को रिसीव करने थोड़ी दूर चली जाती है और आकर मैट को बताती है कि उसे अर्जेंटली किसी काम से बार्सिलोना जाना होगा। उसी वक्त मैट के फोन में भी एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर मैट रिप्लाई करता है कि वो वहां आकर उससे जरूर मिलेगा। मैट ओलिविया को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाता है और वहां से वो अपने आए हुए मैसेज की जगह पर मिलने के लिए निकल जाता है। मैट एक आर्ट गैलरी में पहुंचता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वहां डानी, जिसके की डेथ मैट के कारण हुई थी, उसकी मॉम सोनिया बैठी हुई है। सोनिया मैट का वेट करती है। मैट सोनिया के पास जाकर बैठ जाता है और वो दानी होने का प्रिटेंड करता है। ये सोनिया और मैट की बहुत पुरानी सीक्रेट है। सोनिया थोड़ी देर के लिए मैट को अपना बेटा समझ के उससे बात करती है। ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा था। सोनिया के पूछने पर मैट सोनिया को बताता है कि ओलिविया प्रेग्नेंट है। सोनिया मैट के मुंह से ये सुनकर मैट और ओलिविया के लिए बहुत खुश होती है। बीच बीच में वो अपने बेटे दानी को भी याद करती है। उस छोटी सी मुलाकात के बाद मैट और सोनिया अलग हो जाते हैं। मैट अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसे ओलिविया की ओर से एक मैसेज आता है। मैट जब ओलिविया के मैसेज को खोलकर देखता है, तो वहां पर उसे एक अनजान आदमी की सेल्फी दिखाई देती है। मैट उस आदमी की सेल्फी ओलिविया के फोन से आया हुआ देखकर चौंक जाता है। मैट तुरंत ही ओलिविया को मैसेज करता है, लेकिन वो देखता है कि ओलिविया तुरंत ही ऑफलाइन हो गई है। मैट ओलिविया के ऑफिस से उसके होटल का एड्रेस लेता है और उस होटल में कॉल करके ओलिविया के बारे में पूछता है। वहाँ मैट को बताया जाता है कि ओलिविया की इस होटल में कोई भी बुकिंग नहीं है और ओलिविया नाम का कोई भी कस्टमर उस वक्त उस होटल में नहीं है। मैट जब ड्राइविंग कर रहा होता है, तब उसे ओलिविया के ही मैसेज से एक वीडियो आता है। उस वीडियो में उसे रूम नंबर 2507 दिखाया जाता है। एक ऑरेंज शूज का पेयर दिखाया जाता है और एक विग रखी हुई दिखाई जाती है। वीडियो में आगे उसे ओलिविया अंडरगारमेंट्स में सोई हुई दिखाई जाती है।
और वहीं पर उसके बाजू में एक नेकेड आदमी भी मौजूद है। मैट फिर से ओलिविया को कॉल करने लग जाता है। एक अनजान आदमी ओलिविया के फोन से मैट के फोन को रिसीव करता है और उसे बताता है कि वो उसके पुराने राजों को जानता है। मैट ये सुनकर बौखला जाता है और ड्राइव करते हुए उसकी कार थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। मैट देखता है कि उसकी गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी पीछा कर रही है। मैट अपनी गाड़ी को रोककर उस गाड़ी के पीछे जाता है और उसे रुकने का इशारा करता है। उस गाड़ी में से एक आदमी नीचे उतरता है और मैट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसके हाथ में एक पिस्टल है जिसके ऊपर साइलेंसर लगा हुआ है। वो साइलेंसर लगी हुई पिस्टल का मुंह मैट की तरफ कर देता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैट देखता है कि उसकी गन में गोली नहीं है। वो अनजान आदमी तुरंत ही वहां से चला जाता है। मैट के ऊपर होते हुए हमले को कई लोगों ने देखा था। पुलिस मैट से इस मामले में पूछताछ करती है, लेकिन मैट पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर देता है। मैट पुलिस को कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा, वो सब कुछ भूल गया है। मैट एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जोई को हायर करता है और उससे ओलिविया का पता लगाने के लिए कहता है। जोई मैट के मुंह से ओलिविया के बारे में सब बातें सुनती है। जोई का मानना है कि ओलिविया मैट से चीटिंग कर रही है। जोई मैट से अपने पूरे रूटीन को बताने के लिए कहती है। जब जोई को पता चलता है कि मैट दानी की मॉम से भी मिलता है, तब जोई का शक दानी की मॉम के ऊपर भी जाता है। जोई मैट से अपने जेल के दिनों को याद करने के लिए भी कहती है कि कहीं ओलिविया के किडनैप होने या गायब होने के पीछे मैट का जेल का अतीत तो नहीं है। मैट अपने जेल के दिनों को भी याद करने की कोशिश करता है। अचानक ही मैट को ओलिविया का कॉल आता है। ओलिविया मैट से बात करती है और उसे बताती है कि वो अपने होटल में ही है और सेफ है। मैट ओलिविया से कहता है कि वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर बार्सिलोना आ रहा है। तब ओलिविया उसे कहती है कि वो बहुत बिजी है और इस वक्त वो मैट से नहीं मिल पाएगी। ओलिविया मैट को एश्योर करती है कि वो जल्दी ही काम खत्म करके वापस आएगी और तब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। अब एपिसोड को ओलिविया की तरफ फोकस किया जाता है, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि ओलिविया एक बेड के ऊपर बैठी हुई है और उसके पास पैसों से भरा हुआ एक बैग पड़ा हुआ है। मैट और जोई आपस में बात करते हैं। जोई मैट से बात करके उसके पास्ट के बारे में और भी काफी कुछ जानना चाहती है। जोई ने पता लगा लिया है कि एक कार एयरपोर्ट से रेंट पर ली गई थी, जिसे कि एक लड़के इबाई साइज ने लिया था और इबाई साइज एक बहुत पुराना क्रिमिनल है। जोई जानना चाहती है कि क्या मैट इबाई साइज को जानता है। मैट याद करता है, लेकिन उसे इबाई साइज नाम का कोई भी आदमी याद नहीं है। जोई के इबाई साइज का फोटो दिखाने पर मैट को याद आता है ये वही आदमी है जिसका वीडियो उसने ओलिविया के आए हुए मैसेज में देखा था। मैट जानता है कि सोनिया एक बैंक में काम करती है। वो सोनिया को कॉल करके कहता है कि उसे ओलिविया के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स चाहिए। सोनिया मैट की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सोनिया मैट को कॉल करके बताती है कि ओलिविया ने अपने कार्ड को एयरपोर्ट से उतरते ही टैक्सी लेने के लिए यूज किया था और उसने आज ही सुबह बैंक से 50,000 यूरोस विड्रॉ किए हैं। मैट सोनिया के मुंह से ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि 50,000 यूरोस उसकी और ओलिविया की अब तक की पूरी सेविंग्स थी। मैट को सोनिया के मुंह से पैसों के बारे में जानकर ये महसूस होता है कि ओलिविया जरूर ही किसी खतरनाक लोगों के चंगुल में फंस गई है। मैट के भाई की डेथ भी एक हार्ट अटैक से हो जाती है। मैट के भाई की वाइफ उसे अपने बच्चों की देखरेख के लिए घर बुलाती है। अगले दिन सुबह मैट को इबाई खुद कॉल करता है और उसे बताता है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर कोई उसके दरवाजे को नॉक करने वाला है और अगर मैट ने उसको कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो ओलिविया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त मैट के दरवाजे पर नॉक नॉक होने लग जाती है। मारा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैट उसे दरवाजा खोलने से रोक देता है। मैट देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक कार्ड अंदर आया है। वो कार्ड उठाकर बढ़ता है और तुरंत ही जाकर दरवाजे को खोल देता है। एपिसोड 2 फ्रॉम द विंडो टू द फ्लोर। अगर आप लोग सोचते हैं कि ये एपिसोड पिछले एपिसोड के कंटिन्यूएशन में होगा तो आप लोग गलत सोचते हैं। इसके लिए हमको इस पूरे एपिसोड के एंड होने का वेट करना होगा। एपिसोड की कहानी शुरू होती है लॉरेना ऑर्टिज के बचपन से। लॉरेना ऑर्टिज जो कि एक होमिसाइड डिटेक्टिव है, उसके बचपन के सीन में हमें ले जाया जाता है। एपिसोड की शुरुआत एक यंग लड़की लॉरेना से होती है जो कि अपने सामान को पैक कर रही है।
उसके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही है। एक्चुअली लोरेना की मॉम लोरेना को उसके पापा से अलग करके अपने साथ ले जाने के लिए आई हुई है। लोरेना अपना सामान बांध के अपनी मॉम के साथ बाहर निकल जाती है। तभी लोरेना को याद आता है कि वो अपना कुछ सामान अपार्टमेंट में ही भूल आई है। लोरेना अपनी मॉम से की लेकर सामान लेने के लिए अंदर जाती है। लोरेना के फादर लोरेना का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो पुलिस में काम किया करते थे। वो लोरेना के बाहर निकलते ही सुसाइड कर लेते हैं। लोरेना जब अपार्टमेंट में सामान लेने के लिए कदम रखती है तब वो अपने फादर को मरा हुआ पाती है। लोरेना अपने फादर से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन अपनी मॉम को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। लोरेना अपनी मॉम के साथ रहने से मना कर देती है। लोरेना की मॉम उसे एक ऑर्फनेज में छोड़कर वहां से चली जाती है। लोरेना अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करती है, लेकिन वो किसी के साथ जल्दी मिक्सअप भी नहीं हो पाती और अपने आप को बॉक्सिंग में इन्वॉल्व कर लेती है। लोरेना एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल होमिसाइड डिटेक्टिव बन जाती है। लोरेना को किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की मैरिटल लाइफ देख चुकी थी। उसका एक लड़के से अफेयर भी होता है और वो प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन तुरंत ही वो अपने आप को डाइवर्ट करके अपना अबॉर्शन करा के उस लड़के से अलग हो जाती है। लोरेना को अब डिटेक्टिव ऑर्टिस के नाम से जाना जाता है। डिटेक्टिव ऑर्टिस को उसके पुराने ओल्ड ऑर्फनेज में बुलाया जाता है, जहाँ पर कि एक नन ने सुसाइड कर लिया है। उस नन का नाम मारिया था। उस ऑर्फनेज की प्रिंसिपल बाल्टियर अपने ऑफिस से बाहर निकलती है। प्रिंसिपल बाल्टियर लोरेना को बहुत अच्छे से जानती थी। बाल्टियर चाहती है कि लोरेना मारिया के सुसाइड के केस को देखे। वो लोरेना से कहती है कि वो इस बात को रिपोर्टर्स को ना बताए, क्योंकि एक नन का सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लोरेना सिस्टर मारिया के रूम के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे एक फटी हुई पिक्चर दिखाई देती है। उस फटी हुई पिक्चर में एक लड़की है जिसने क्लब के कपड़े पहने हुए हैं। लोरेना उस पिक्चर को देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि वो कौन है। उस पिक्चर के पीछे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, जिसका मतलब था फॉरगिव मी। लोरेना उस राइटिंग को मैच करती है, जो कि सिस्टर मारिया की राइटिंग से मैच हो जाती है। लोरेना समझ जाती है कि ये नोट सिस्टर मारिया ने ही लिखा था। ऑर्फनेज में लोरेना के पूछने के बावजूद कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। सिस्टर मारिया की लाश इतनी बुरी कंडीशन में है कि उनका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। लोरेना उस लाश को देखने के लिए मॉर्ग आती है और वहाँ वो डॉक्टर से उसकी डेथ का कारण पूछती है। डॉक्टर लोरेना को बताता है कि उसकी बॉडी में कोई भी जख्म नहीं थे और उसकी डेथ ऊपर से नीचे गिरने के ही कारण हुई है। लोरेना देखती है कि सिस्टर मारिया की बॉडी के ऊपर एक टैटू बना हुआ है, जिसका मतलब है हैनिबल। डॉक्टर लोरेना को बताता है कि सिस्टर मारिया और ननों के समान नहीं रहती थी। उसकी बॉडी से पता चलता है कि वो सेक्स में इन्वॉल्व थी। डॉक्टर लोरेना को डिस्क्लोज करता है कि सिस्टर मारिया ने अपना ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन भी करवाया हुआ था। लोरेना नन के ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में सुनकर उसके बारे में पता करने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट करने वाली कंपनी में जाती है, लेकिन उस कंपनी में लोरेना के पूछे जाने के बावजूद उस नन के बारे में जानकारी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। उस कंपनी का डायरेक्टर लोरेना से कहता है कि वो वारंट लेकर आए, तभी उसे यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसे कॉपरेट किया जाएगा। लोरेना को उसके चीफ का कॉल आता है और वो उसे आगे इस केस पर काम करने के लिए मना कर देता है। चीफ उसी वक्त लोरेना से कहता है कि वो नन की आइडेंटिटी को आगे खोजने की कोशिश करना बंद कर दे, क्योंकि इसके लिए उसे ऊपर हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ चुके हैं। लोरेना एक बार फिर से ऑर्फनेज आती है। ऑर्फनेज में ही मौजूद एक लड़की क्लॉडिया लोरेना को बयान देती है और लोरेना को बताती है कि वो लोग रात को एक गेम खेला करते थे और उस गेम को खेलते वक्त उसने सिस्टर मारिया के कमरे से 1:30 बजे के करीब एक साये को बाहर निकलते हुए देखा था। वह सिस्टर मारिया का रूम चेक करने के लिए एक बार फिर से जाती है। वो देखती है कि वहाँ मौजूद चेयर अपनी पुरानी जगह पर नहीं है। लोरेना ये भी नोटिस करती है कि मारिया की बेडशीट और पिलो कवर एक दूसरे से मैचिंग नहीं करते, यानी कि किसी ने पिलो कवर को बदल दिया था। लोरेना को वॉशरूम के कमोड से एक टिश्यू पेपर भी मिलता है। लोरेना उसे चेक करने के लिए तुरंत ही भेज देती है। लोरेना उसी वक्त डॉक्टर कॉर्लेस को कॉल करके नन के फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कहती है, ताकि वो नन के मौत के कारणों का पता लगा सके। इधर स्पेशल क्राइम यूनिट ने उस केस को अपने हाथों में ले लिया है। उन्हें मारिया के टैटूज की पिक्चर भी दिखाई देती है। डिटेक्टिव टीओ इस केस की पूरी जानकारी कर्नल प्रिएटो को देता है।
प्रिएटो पुलिस वालों को कॉल करके उस नन की आइडेंटिटी को पता करने से मना कर देती है। प्रिएटो की बात सुनकर ही चीफ ने लोरेना को इस केस में नन की आइडेंटिटी को पता करने से मना किया था। कर्नल प्रिएटो लोरेना के चीफ को क्लियर करती है कि अब इस केस को वही देखेगी। डिटेक्टिव टीओ ब्रूनो के साथ मॉर्ग आकर सिस्टर मारिया की बॉडी और उससे रिलेटेड पूरा सामान अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लोरेना बाल्टियर से मिलने के लिए जाती है। लोरेना बाल्टियर को पिछले 15 दिनों के कॉल रिकॉर्ड्स देकर उन्हें चेक करने के लिए कहती है कि कहीं इनमें से कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जिसे कि बाल्टियर नहीं जानती हो। वॉशरूम के कमोड से मिले टिश्यू पेपर से लोरेना को एक फोन नंबर मिलता है। लोरेना को पता चलता है कि वो फोन नंबर एक लड़के एंटोनी का है। वो एंटोनी को इंटेरोगेट करने के लिए बुला लेती है। लोरेना पूरी घटना को एक बार नए सिरे से सोचती है। तब उसे समझ में आता है कि मारिया और एंटोनी उस रात एक दूसरे के साथ थे और उन दोनों ने आपस में रिलेशन भी बनाया था। लेकिन एंटोनी मारिया का कातिल नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों बाद में एक दूसरे से अलग हो गए थे और अपने अपने घर चले गए थे। मारिया को एंटोनी ने अपना नंबर टिश्यू पेपर के ऊपर लिख कर दिया था, जिस पर कि मारिया ने अपनी लिपस्टिक को पोंछकर उसे टॉयलेट में डाल दिया था। उसी वक्त मारिया के पीछे एक अटैकर आता है और पिलो लेकर उसका मुंह दबाने लग जाता है। मारिया से वो अटैकर एक ही सवाल पूछता है कि वो अब कहाँ रहती है। वो अटैकर लगातार मारिया से कुछ टिप्स की भी मांग करता है। मारिया उस अटैकर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और आखिर में उससे डर के विंडो के बाहर छलांग लगा देती है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। लोरेना अपने असिस्टेंट से ट्रैफिक पुलिस की फुटेज को चेक करने के लिए कहती है। लोरेना को उसी वक्त डॉक्टर कॉर्लेस से पता चलता है कि उन्होंने नन का फेस रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है और साथ ही डॉक्टर कार्लोस उसे ये भी बताते हैं कि मारिया का फेस किसी ने पिलो से प्रेस किया था क्योंकि उसके ट्रैकिया में उन्हें पिलो के फाइबर्स मिले हैं। लोरेना को ट्रैफिक पुलिस से मिली सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक आदमी रात के 2:10 पर ऑर्फनेज से बाहर निकलता है और बाहर आकर वो बहुत सारी वॉमिट करता है। वॉमिट करते वक्त उस आदमी का हाथ वहीं रखी हुई एक गाड़ी के ऊपर पड़ जाता है। लोरेना को अब उस कार की तलाश है क्योंकि उसके ऊपर से उसे कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। लोरेना उस गाड़ी के बारे में पता करती है और उस गाड़ी का पता लगाकर वो उस गाड़ी के बोनट के ऊपर से उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स को उठवा लेती है। लोरेना को उसी वक्त बाल्टियर का कॉल आता है। बाल्टियर लोरेना को बताती है जो फोन लिस्ट लोरेना ने उसे चेक करने के लिए दी थी उनमें से एक नंबर को वो नहीं पहचानती है और उस नंबर पर मारिया ने 6 मिनट तक बात की थी। लोरेना उस फोन नंबर को नोट करती है। वो नंबर एक लैंडलाइन का है। लोरेना उस नंबर के घर तक पहुंच जाती है और उस घर के बाहर जाकर उस घर की कॉल बेल बजाती है। घर के अंदर से कोई भी जवाब ना आता देखकर वो अपने कार्ड को दरवाजे से नीचे सरका देती है। उस घर के अंदर मैट और मारा मौजूद हैं और बाहर से बेल लोरेना ने ही बजाई है। इसी वक्त पर फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं और कहानी इसके बाद एक समान आगे बढ़ेगी। इस एपिसोड में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की है जिसका नाम है एम्मा। एम्मा की कहानी पैरेलल में साथ साथ चलती है। एम्मा की कैरेक्टर को बहुत परेशान दिखाया गया है। वो साइकेट्रिस्ट से सेशन भी लिया करती थी। एम्मा हर हफ्ते जू में किसी से मिलने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही एम्मा की एक आदमी से क्लब में मुलाकात होती है जो कि एम्मा को मार्बेला में रहने वाले दिनों से जाना करता था। वो आदमी एम्मा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसे ड्रॉप करने के लिए ऑर्फनेज के पास में आता है। एम्मा उस आदमी की गाड़ी से निकलकर पास ही में छिप जाती है और उस आदमी के वहां से जाने के बाद वो ऑर्फनेज के अंदर चली जाती है। एम्मा को वो आदमी अपना फोन नंबर लिखकर एक टिश्यू पेपर पर दे देता है। एम्मा ऑर्फनेज में अपने कमरे के अंदर जाती है और वो टिश्यू पेपर निकालकर उस टिश्यू पेपर से लिपस्टिक पोंछकर उस टिश्यू पेपर को बाथरूम के कमोड के अंदर फेंक देती है। तभी पीछे से एम्मा के ऊपर कोई हमला करता है। वो हमलावर एम्मा से किसी का पता जानना चाहता है और किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। एम्मा उस हमलावर को कुछ भी नहीं बताती और बाहर बालकनी में निकलकर ऊपर एपिसोड 3 की कहानी डिटेक्टिव टीओ से शुरू होती है, जिसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि वो सिस्टर मारिया की बॉडी और उसके पूरे सामान को डॉक्टर कार्लोस के पास से लेकर जा चुका है। डॉक्टर कार्लोस की रिकंस्ट्रक्ट की हुई पिक्चर से हम जान चुके हैं कि सिस्टर मारिया ही एम्मा है
जिस मिस्टीरियस कैरेक्टर को हमने एपिसोड 2 में देखा था वो एम्मा ही सिस्टर मारिया है। एम्मा मार्बेला की ब्रोथल क्लब एल पराजियो में काम किया करती थी। उस क्लब को एनिबेल लेडेस्मा चलाया करता था। एम्मा एनिबल की सबसे खास लड़की थी। एनिबल के कहने पर एम्मा ने अपनी बॉडी पर टैटू भी बनवाया था और उसी ने इबाई साइस को वहां पर काम पर रखवाया था। जब एम्मा एल परासियो में काम किया करती थी उन्हीं दिनों एनिबल को पुलिस ने पकड़ लिया था और एनिबल 6 महीने के लिए जेल भी गया था। एनिबल के जेल जाने के दौरान एम्मा ने एल परासियो के काम को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। एम्मा की एल परासियो में ही काम करने वाली एक लड़की किमी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लॉरेना को सिस्टर मारिया के रूम से जो फटी हुई फोटो मिली थी वो फोटो सिस्टर मारिया यानी कि एम्मा और किमी की ही थी। एम्मा एनिबल के बहुत बुरे बर्ताव के कारण परेशान हो गई थी और आखिर में उसने एनिबल के एक सीक्रेट को अपने साथ लेकर मार्बेला को छोड़ दिया था। एम्मा किसी तरह से क्लब से भागकर बार्सिलोना में बाल्टेयर के पास आ गई थी। बाल्टेयर एम्मा को बहुत पहले से जानती थी और उसकी आइडेंटिटी को बदलने में बाल्टेयर ने ही एम्मा की मदद की थी। एम्मा उसके बाद से ही एक नन के रूप में उस ऑर्फनेज में रहने लगी थी। एम्मा अपनी पुरानी जिंदगी को भूल नहीं पाती और रात को अपने पुराने रूप में आकर अपनी वही पुरानी जिंदगी जिया करती थी। उसकी रात की क्लब की इस जिंदगी के बारे में बाल्टेयर को कुछ भी पता नहीं था। अब एक बार फिर से चलते हैं लॉरेना की ओर। लॉरेना मैट को एम्मा की रिकंस्ट्रक्ट की हुई पिक्चर दिखाती है। वो जानना चाहती है कि क्या मैट इस लड़की को जानता है। मैट के मना करने पर लॉरेना उससे पूछती है कि मारा के घर की लैंडलाइन से 2 दिन पहले एम्मा को किसने कॉल किया था। मैट लैंडलाइन से किए गए फ़ोन के बारे में भी कुछ नहीं जानता। लॉरेना ये सुनकर मैट के घर से चली जाती है। ये वही समय है जब इबाई साइस मैट के घर के बाहर गाड़ी में मौजूद है और वो कॉल करके मैट को धमकाता है। लॉरेना जब मैट के घर से चली जाती है तब मैट घर के बाहर निकलता है और वो इबाई की गाड़ी के पीछे दौड़ता है। मैट को उसके नेबरहुड में मौजूद ह्यूगो ऐसा करते हुए देख लेता है। ह्यूगो पुलिस स्टेशन में जाकर लॉरेना को मैट के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो लॉरेना को बता देता है कि सुबह सुबह मैट एक गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। ह्यूगो लॉरेना को मैट की जेल की जिंदगी के बारे में भी बताता है। ह्यूगो लॉरेना को बताता है कि मैट जब जेल में था तब उसके हाथों एक कैदी की मौत हो गई थी। ह्यूगो ने इबाई की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वो उस नंबर को लॉरेना को दे देता है। लॉरेना को सिस्टर मारिया के हमलावर के फिंगरप्रिंट्स पहले ही एक गाड़ी के ऊपर से मिल चुके हैं। लॉरेना देखती है कि उन फिंगरप्रिंट्स का मैच उसके ऑफिस में मौजूद किसी भी क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट से नहीं हो रहा है। लॉरेना को उन फिंगरप्रिंट्स को लेकर मैट के ऊपर शक होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो जेल से मैट के फिंगरप्रिंट्स मंगवा ले ताकि वो उन्हें मैच करके देखे कि मैट ही किलर है कि नहीं है। मैट जोई को सोनिया से मिली ओलिविया की क्रेडिट कार्ड डिटेल शेयर करता है। जोई ओलिविया के टैक्सी फेयर के अंदाज से उसकी लोकेशन का पता लगाती है। जोई को ओलिविया के लैपटॉप से पता चलता है कि उसने गैलार्डो के बारे में लैपटॉप पर सर्च किया था। गैलार्डो वही इंसान है जिसका स्केच मैट ने जोई को दिखाया था। मैट और जोई गैलार्डो की पिक्चर को देखकर चौंक जाते हैं। मैट उस आखिरी फ़ोन कॉल को याद करता है जिसे ओलिविया ने रिसीव किया था और वो उसके बाद बाथरूम चली गई थी। मैट बाथरूम में जाकर देखता है और वहां पर उसे मिरर का एक स्क्रू निकला हुआ दिखाई देता है। मैट तुरंत ही मिरर को खोलकर देखता है। उसे उसके पीछे से ओलिविया की छिपाई हुई एक गन मिल जाती है। मैट जोई को वॉशरूम से मिली हुई उस गन को लाकर दिखाता है। जोई उस गन को देखकर हैरान रह जाती है। वो आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां से चली जाती है। मैट उस गन को वापस अपनी पुरानी जगह यानी मिरर के पीछे वापस रख देता है। इधर लॉरेना को मैट के फोन रिकॉर्ड से मैट और सोनिया की आपस में होने वाली मुलाकातों और कन्वर्सेशन के बारे में पता चल जाता है। लॉरेना सोनिया और उसके हस्बैंड जैमी से मिलने उनके घर जाती है। उसे सोनिया और मैट के बीच के स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। सोनिया लॉरेना को बताती है कि वो मैट को अब अपने बेटे डानी के समान समझने लगी है। जैमी सोनिया के मुंह से मैट का नाम सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। सोनिया लॉरेना को बताती है कि मैट ने डानी की डेथ के बाद उन दोनों को यानी कि सोनिया और जैमी को
जेल में मिलने के लिए बुलाया था। मैट उनके बेटे की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी था और उसने सोनिया और जेमी से डानी की डेथ को लेकर बार बार माफी मांगी थी। सोनिया को मैट निर्दोष दिखाई दिया था और उसे डानी की मौत एक एक्सीडेंट लगी थी, इसीलिए सोनिया ने उसी वक्त मैट को माफ कर दिया था। लेकिन जेमी अपने बेटे की डेथ के लिए मैट को अभी तक माफ नहीं कर पाया था। सोनिया तभी से लगातार मैट के संपर्क में थी। लॉरेना मैट के बारे में और पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि मैट जब जेल में था तब एक कैदी की ऊपर से गिरकर डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के कारण का किसी को पता नहीं चल पाया था, लेकिन जेल में मौजूद कई लोग ऐसा मानते थे कि उसे मैट ने मारा था। लॉरेना मैट के जेल के बिहेवियर के बारे में और जानना चाहती है। तब उसे पता चलता है कि मैट का वहाँ कोई दोस्त नहीं था। मैट अपने आप में खोया हुआ रहता था और वो बुक्स बहुत पढ़ा करता था। उसी जेल में मौजूद रॉबर्टो नाम का एक कैदी लॉरेना को बताता है कि उसे पक्का विश्वास है कि मैट ने ही उस कैदी को मारा था। लॉरेना रॉबर्टो को एमा की पिक्चर दिखाती है। तब रॉबर्टो एमा को पहचान जाता है और वो बताता है कि जब मैट जेल में था तब एनिबेल भी उन लोगों के साथ ही जेल में बंद था और एमा एनिबेल से अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। लॉरेना को रॉबर्टो की बात सुनकर ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है मैट, एनिबल और एमा में कोई ना कोई कनेक्शन हो। लॉरेना इस बात को सुनकर मैट के पास एनिबल के बारे में और जानकारी लेने के लिए आती है। वो अब तक की घटित हुई सब बातों को लेकर मैट को काउंटर करती है। जोई भी उस वक्त मैट के पास ही है। जोई मैट को सपोर्ट करती है। जोई और मैट लॉरेना की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। लॉरेना के वहां से जाने के बाद जोई मैट से सच्चाई बताने के लिए कहती है, लेकिन मैट उसे बताता है कि वो सच में एमा और एनिबल दोनों में से किसी को नहीं जानता और जो हादसे हो रहे हैं उसे भी इन चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इधर स्पेशल क्राइम यूनिट की कर्नल प्रियतो कॉल करके डिटेक्टिव टियो को वार्न करती है। वो डिटेक्टिव टियो को कहती है कि उसे तुरंत ही टेप्स चाहिए क्योंकि एक मिनिस्टर उन लोगों के ऊपर दबाव डाल रहा है। डिटेक्टिव टियो को ऐसा महसूस होता है कि वो टेप्स जरूर एम्मा के पास थे। स्पेशल क्राइम यूनिट के कहने पर लॉरेना का चीफ एक बार फिर से लॉरेना को इस केस से पीछे हट जाने के लिए कहता है। मैट समझ नहीं पाता कि लॉरेना को उसके इबाई साइज की गाड़ी के पीछे भागने का कैसे पता चला। तब जोई कंप्यूटर हैक करके मैट को बताती है कि उसके पास में रहने वाले उसके नेबर ह्यूगो ने इस बारे में लॉरेना को जानकारी दी थी। मैट को ह्यूगो के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो ह्यूगो से बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से धमकाता है। मैट वहीं पर गलती से अपनी एक वाटर बॉटल छोड़कर चला जाता है। मैट के जाने के बाद ह्यूगो उस वाटर बॉटल को ले जाकर लॉरेना को दे देता है। लॉरेना को इस तरह से ह्यूगो के वाटर बॉटल पर फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। लॉरेना को क्योंकि जेल वालों ने मैट के फिंगरप्रिंट्स देने में कोई सपोर्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि स्पेशल क्राइम यूनिट ने उसे इस केस पर काम करने से मना कर दिया था। लॉरेना उस बॉटल पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स को गाड़ी के बोनट से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवाती है। लॉरेना को आश्चर्य होता है कि ये दोनों फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं होते। अभी तक लॉरेना मैट को ही सिस्टर मारिया का कातिल समझ रही थी। अब लॉरेना को आश्चर्य होता है कि अगर मैट मारिया का कातिल नहीं है तो उसका कातिल कौन है। इधर सोनिया और जेमी एक साथ हैं। जेमी सोनिया के मैट से मिलने को लेकर अभी तक बहुत ज्यादा नाराज है। सोनिया जेमी को कहती है कि उसे मैट निर्दोष लगता है। आखिर उनका बेटा डानी एक्सीडेंटली ही मारा गया था। जेमी लेकिन बहुत गुस्से में है। वो सोनिया की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इधर डिटेक्टिव टियो बाल्टेर के पास आता है। वो मारिया के कमरे की एक बार फिर से तलाशी लेना चाहता है। टियो अपने साथ बाल्टेर के एमा के लिए बनाए हुए नकली बपतिस्म सर्टिफिकेट लेकर आया है। वो बाल्टेर को उन सर्टिफिकेट्स को दिखाकर धमकाता है। बाल्टेर टियो को बताती है कि एमा की सच्चाई के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि वो एल परासियो में काम करने वाली एक डांसर थी। टियो बाल्टेर से एमा के पास मौजूद टेप्स के बारे में जानना चाहता है। बाल्टेर किसी भी तरह के टेप्स के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो टियो को एक एनवेलप दे देती है जो कि एमा ने उसके पास रखवाया था। टियो को उस एनवेलप में एक वॉल्ट की चाबी मिलती है। टियो उस वॉल्ट में जाकर उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है,
लेकिन वो देखता है कि उस लॉकर को खोलने के लिए उसे एक चाबी की और जरूरत है। टियो को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर सोनिया और जैमी अपने घर में है। जैमी अभी भी मैट को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो डानी को बहुत ज्यादा याद करता है। उसे पार्टी वाला दिन याद आता है। वो सोचता है कि डानी को उसी ने जबरदस्ती उस पार्टी में भेजा था, जबकि डानी की उस पार्टी में जाने की इच्छा नहीं थी। वो एक गन निकालता है और सुसाइड करना चाहता है, लेकिन जैमी सुसाइड भी नहीं कर पाता और वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। लॉरेना को हेडक्वार्टर से आई रिपोर्ट से पता चलता है कि सिस्टर मारिया का हमलावर गैलार्डो था, क्योंकि उसे गैलार्डो के फिंगरप्रिंट्स हेडक्वार्टर से मिल गए थे। लॉरेना को पता चलता है कि गैलार्डो एक कॉप था। लॉरेना को अचानक ही एक टिप मिलती है कि जिस टैक्सी से मैट के ऊपर सुबह हमला हुआ था वो टैक्सी एक जगह पर खड़ी हुई है। लॉरेना उस टैक्सी के पास जाती है, तब उसे उस टैक्सी के अंदर गैलार्डो की बॉडी मिलती है। क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगता था कि गैलार्डो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ था और वो प्रोस्टिट्यूट गैलार्डो को मारकर उसका पूरा सामान लेकर वहां से भाग गई। डिटेक्टिव टियो ब्रूनो के साथ मिलकर लॉरेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। वो देखते हैं कि लॉरेना को गैलार्डो की बॉडी एक टैक्सी के अंदर मिल चुकी है। वो लोग नहीं चाहते कि लॉरेना अब इस मामले में और ज्यादा छानबीन करे। इधर जोई मैट को कॉल करके बताती है कि उसे ओलिविया के होटल के बारे में पता चल चुका है। मैट के पास ओलिविया के फोन से आया हुआ वीडियो कॉल पहले से मौजूद है, जिसमें उसे होटल रूम के नंबर के बारे में पहले से ही पता है। मैट और जोई दोनों मिलकर उस होटल में पहुंच जाते हैं। जोई नीचे गाड़ी के अंदर ही रुक जाती है, जबकि मैट होटल के रूम तक पहुंच जाता है। मैट जब होटल रूम को बाहर से नॉक करता है, तब अंदर कमरे में मौजूद इबाए उसे बाहर आता हुआ देखकर चौंक जाता है। वो अपने पार्टनर गैलार्डो को कॉल करके मैट के वहां आने के बारे में बताना चाहता है, लेकिन गैलार्डो उसका कॉल नहीं उठाता। तब इबाए किसी और को कॉल करता है और उसके बाद वो अपने रूम का दरवाजा खोल देता है। जब मैट रूम के अंदर आता है, तब वो अंदर आके ओलिविया को चारों ओर खोजता है। इबाए पीछे से मैट के ऊपर हमला कर देता है और ओलिविया के पैसों से भरे हुए बैग को लेकर फायर एस्केप से बाहर निकल जाता है। जोई मोबाइल पर ये सब होता हुआ सुन चुकी है। वो तेजी से दौड़ती हुई होटल रूम की तरफ आती है। वो गन पॉइंट दिखाकर एक वेटर से रूम कार्ड लेकर दरवाजा खोलकर रूम के अंदर घुसती है। जोई को होटल रूम के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे वॉशरूम के दरवाजे से आती हुई नॉक की आवाज सुनाई देती है। जोई वॉशरूम का दरवाजा खोल देती है। वहाँ उसे ओलिविया मिलती है। ओलिविया बाहर आती है और वहाँ सब कुछ देखकर बहुत आश्चर्य करती है। ओलिविया और जोई समझ जाते हैं कि मैट और इबाए फायर एस्केप के रास्ते से बाहर जा चुके हैं। एपिसोड 4 में हमें इबाई साइज के बारे में बताया जाता है, जो कि बॉर्न क्रिमिनल है। वो पैसे लेकर किसी भी तरह का काम किया करता था। इबाई की मुलाकात मैट के हमलावर से 10 साल पहले मार्बेला के एक क्लब एल परासियो में हुई थी और उसी ने इबाई को ओलिविया को खोजने का काम दिया था। इस वक्त इबाए एक होटल रूम में मौजूद है। तभी बाहर से मैट दरवाजे पर नॉक करता है। इबाई इसी वक्त गैलार्डो को कॉल करता है, लेकिन गैलार्डो उसके कॉल का जवाब नहीं देता। तब इबाए किसी और को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो अब बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इबाई मैट को अपने कमरे के अंदर बुलाता है और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। इबाई ओलिविया का पैसे वाला बैग लेकर फायर एस्केप से बाहर निकल जाता है। इबाई नीचे जाकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां की एक अनजान आदमी उसका इंतजार कर रहा था और वो उसका मर्डर कर देता है। जोई और ओलिविया फायर एस्केप से मैट और इबाई के पीछे पीछे बाहर निकलते हैं। होटल के पीछे वाली गली में जोई और ओलिविया को घायल मैट मिल जाता है। ओलिविया और मैट तक तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी है। मैट और ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि जोई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। लॉरेना को गैलार्डो की गाड़ी की छानबीन करने से पता चलता है कि वो गाड़ी इबाई नाम के क्रिमिनल ने एयरपोर्ट से किराए पर ली थी। गैलार्डो के पास उसका कोई भी सामान नहीं मिलता। गैलार्डो की जैकेट से लॉरेना को होटल की बुकिंग स्लिप मिलती है, जिससे लॉरेना को पता चलता है कि उसने एक होटल को बुक करवाया था। ये वही होटल रूम है जहां पर अभी तक इबाए और ओलिविया रुके हुए थे। लॉरेना मिसेस गैलार्डो को कॉल करती हैं और उन्हें कहती है कि क्या वो लॉरेना को बता सकती है कि गैलार्डो इस वक्त किस केस के ऊपर वर्क कर रहा था।
लॉरेना उसी वक्त इबाई साइस और ओलिविया के होटल तक पहुंचती है। लॉरेना जैसे ही उस होटल में पहुंचती है उसे वहां तुरंत हुए इंसिडेंट के बारे में वहां मौजूद पुलिस से पता चल जाता है। मैट और ओलिविया से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, लेकिन मैट क्योंकि इस मामले में कुछ नहीं जानता, वो पुलिस को कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वो लगातार होने वाली घटनाओं से अभी तक उबर नहीं पाया है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। ओलिविया के पास उसी वक्त उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें उसे अगले दिन 11 बजे मार्बेला में एक स्क्वायर पर बुलाया जाता है। होटल के बाहर खड़ी जोई की गाड़ी से लॉरेना को मैट से रिलेटेड केस के फोटोग्राफ्स, पेपर्स मिल जाते हैं। इधर लॉरेना को पुलिस के थ्रू इबाई साइस की लाश भी मिल जाती है। इबाई की बॉडी के पास एक गन पड़ी हुई है जिससे इबाई का खून हुआ था। मैट और ओलिविया हॉस्पिटल में एक साथ हैं। मैट ओलिविया से अब तक हुई सब घटनाओं के बारे में जानना चाहता है। मैट ओलिविया से पूछता है कि वो बर्लिन जा रही थी, फिर इस शहर में अभी तक कैसे है और उसने उसे अपने वीडियोस क्यों भेजे थे। तभी मैट और ओलिविया को टीवी पर गैलार्डो और इबाई की मौत की न्यूज़ दिखाई देती है। न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि पुलिस को इन दोनों की हत्या के सिलसिले में मैट और ओलिविया के ऊपर शक है और पुलिस मैट और ओलिविया को गिरफ्तार करने के लिए अब उनके पास जा रही है। मैट और ओलिविया इस न्यूज़ को सुनकर तुरंत ही वहां से निकलने की प्लानिंग करते हैं। इधर लॉरेना ने एक पुलिस फोर्स को मैट और ओलिविया को गिरफ्तार करने के लिए उनके हॉस्पिटल भेज दिया है। लॉरेना खुद पुलिस स्टेशन में जोई को इंटरोगेट करने के लिए जाती है। वो जोई से मैट के बारे में और उसके केस के बारे में और जानना चाहती है। जोई लॉरेना के साथ कॉपरेट करने से मना कर देती है। लॉरेना जोई से गैलार्डो और इबाई और मैट के बीच के कनेक्शन को जानना चाहती है, लेकिन जोई लॉरेना से इस मामले में कोई भी बात करने से मना कर देती है। इधर मैट और ओलिविया हॉस्पिटल में पुलिस फोर्स के आने से पहले ही लॉन्ड्री की ट्रॉली में बैठकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। लॉरेना को पता चलता है कि गैलार्डो और इबाई का खून गैलार्डो की ही गन से हुआ है जो कि किसी और आदमी ने चलाई थी। लॉरेना को पता चलता है कि गैलार्डो की कार का लॉक भी बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब गैलार्डो अपने कातिल को बहुत अच्छे से जानता था। लॉरेना को इबाई के बॉडी के पास मिली गन से एक आधे अधूरे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। लॉरेना को उसका चीफ एक बार फिर से वार्न करता है कि वो अब इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट न दिखाए और इस केस से दूर रहे, क्योंकि स्पेशल क्राइम यूनिट उन लोगों का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं चाहते। स्पेशल क्राइम यूनिट का डिटेक्टिव टियो लॉरेना को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और उसे सिस्टर मारिया यानी कि एम्मा की जिंदगी के बारे में पूरी बातें बताता है। टियो बताता है कि मार्बेला में एक क्लब है जिसका नाम है एल परासियो और उसके अंदर बहुत सारे छिपे हुए सीक्रेट्स थे। एल परासियो का मालिक था जिसका नाम था एनिबेल। एनिबेल अंडर एज लड़कियों को अपने पास रखा करता था। एनिबेल के कुछ खास क्लाइंट्स थे जो कि बहुत मशहूर थे, पैसे वाले थे और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। एनिबेल ने अपने क्लब में एक नए काम को शुरू किया। वो अपने क्लाइंट्स को नकाब पहनाकर उनकी आइडेंटिटी को बाकी सब लोगों से छिपा दिया करता था और उन्हें अंडर एज लड़कियों को प्रोवाइड किया करता था। वो इस तरह से एक सेक्स रैकेट चलाया करता था। वो नकाब पहने हुए क्लाइंट्स उन अंडर एज लड़कियों के साथ कुछ भी मनमानी किया करते थे। एनिबेल उन क्लाइंट्स को एक नंबर दे दिया करता था और वो उन सभी क्लाइंट्स की टेप्स बनाकर रख लिया करता था। उन टेप्स के नंबर्स के थ्रू वो उन क्लाइंट्स को अच्छे से पहचानता था। एनिबेल उन क्लाइंट्स को टेप के थ्रू ब्लैकमेल किया करता था और बाद में उन लोगों से बहुत सारा पैसा कमाया करता था। इस काम में एनिबेल की मदद कुछ लड़कियां किया करती थी और उन लड़कियों में एनिबेल की सबसे खास एम्मा थी। एनिबेल के ही पास मौजूद लड़कियों में से एक लवांडा भी थी जो कि कुछ समय बाद गायब हो गई और उस लड़की का किसी को भी कुछ पता नहीं चला। टियो एनिबेल के पास काम करने वाली लड़कियां कैसेंड्रा, कैंडेंस और किमी के बारे में भी लॉरेना को सारी बातें बताता है। वो लॉरेना को बताता है कि एनिबेल के ही लड़कियों में से एक लड़की किमी ने बाद में पुलिस को उस रैकेट और क्लब के बारे में सब कुछ बताया था। टियो बताता है कि एक लड़की कैंडेंस रूसो की डेथ के बाद एनाबेल का वो क्लब एल परासियो पूरी तरह से बंद हो गया था और वहां होने वाली गतिविधियां
तब पुलिस के सामने आई थी। टीओ बताता है कि कर्नल प्रिएटो और टीओ बहुत सालों से उन टेप्स की तलाश में है, क्योंकि अगर वो टेप्स लोगों के सामने बाहर आ गए तो पूरी दुनिया में हलचल मच सकती है और पता नहीं किन किन मशहूर लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने किस तरह से आ जाएगी। टीओ लोरेना को बताता है कि वो बहुत सालों से एनिबेल के पीछे पड़ा हुआ था और उसने एम्मा को एनिबेल के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार करना चाहा था। वो क्लब परासियों के अंदर होने वाली सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था। टीओ बताता है कि एम्मा से उसकी मुलाकात के बाद उसे पता नहीं चला कि बाद में सब कुछ गड़बड़ कैसे हो गया। उसे ऐसा लगता है कि एम्मा ने टीओ के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में एनिमल को सब कुछ बता दिया और वो एनिमल के साथ टेप्स और पैसा लेकर वहां से भाग गई। टीओ को ये भी लगता है कि कैंडेंस ने एनिमल और एम्मा को भागकर जाते हुए देख लिया होगा, जिसके कारण एनिमल ने कैंडेंस को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। टीओ को लगता है कि एल परासियो के बंद होने के समय ही गैलार्डो और इबाई की मुलाकात हुई होगी, क्योंकि गैलार्डो कैंडेंस रूसो की डेथ के सिलसिले में उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। टीओ लोरेना को एम्मा के पास से मिली हुई लॉकर की चाबी के बारे में भी बता देता है। लोरेना टीओ को बताती है कि हो सकता है मैट इन सब मामले में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जेल में एनिमल उसके साथ ही सेम ब्लॉक में मौजूद था। लोरेना का मानना है कि मैट हो सकता है कि उस दूसरी चाबी के बारे में जानता हो जिसकी कि टीओ तलाश कर रहा था। मैट और ओलिविया हॉस्पिटल से भागकर मारा के घर में पहुंच चुके हैं। मारा इस वक्त घर में नहीं है। वो फोन पर मैट को बताती है कि वो बच्चों के साथ बाहर आई हुई है। मैट अपने फोन पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज पर देख लेता है कि उसके घर पर पुलिस पहुंच चुकी है। लोरेना जब मैट के घर की छानबीन कर रही होती है तब उसे गैलार्डो की वाइफ एल्विरा का कॉल आता है। एल्विरा लोरेना को बताती है कि गैलार्डो कैंडेंस की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एल्विरा को गैलार्डो के पेपर्स मिलते हैं जिनमें कैंडेंस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लोरेना एल्विरा से उन सभी पिक्चर्स को और पेपर्स को अपने फोन पर मंगवा लेती है। इधर मैट मारा को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे मारा की गाड़ी की जरूरत है। वो ओलिविया के साथ तुरंत ही वहां से निकलना चाहता है। टीओ और लोरेना मिस्टर फ्रेडमैन से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि गैलार्डो के साथ किसी जमाने में कैंडेंस की मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे थे। फ्रेडमैन गैलार्डो के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो गैलार्डो की भेजी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर डिटेक्टिव्स को बताते हैं कि कैंडेंस की रिपोर्ट में AIS लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि कैंडेंस के अंदर मेल हार्मोन्स मौजूद थे, यानी कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। फ्रेडमैन कैंडेंस और किमी के एक शो के बारे में टीओ और लोरेना को बताते हैं। वो शो उस जमाने में एल परासियो का बहुत फेमस शो हुआ करता था। फ्रेडमैन ने उस शो की एक पिक्चर खींच ली थी। फ्रेडमैन उन सभी को शो की खींची हुई उस पिक्चर को दिखाते हैं। लोरेना उस पिक्चर को देखकर चौंक जाती है। वो पिक्चर ओलिविया की थी। लोरेना ने ओलिविया की पिक्चर मैट के घर में देख ली थी। लोरेना समझ जाती है कि कैंडेंस मरी नहीं थी। इधर मैट ओलिविया से मारिया के बारे में जानना चाहता है। वो पूछता है कि मारा के घर से मारिया को किसने कॉल किया था, क्योंकि मैट जानता है कि उस वक्त मारा के घर में ओलिविया ही मौजूद थी। ओलिविया मैट को सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती